निर्मल सेवा फाउंडेशन की तरफ जाते हैं, जो आपने एनजीओ स्टार्ट करी है लास्ट ईयर, जी। उसमें आप क्या क्या कर रहे हो? तो आप क्या ऐसा लगता है आपको कि एक एनजीओ चलाने के लिए आपका पॉलिटिकल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, आपको पॉलिटिक्स में आना भी बहुत जरूरी है, आपके पास पैसे के साथ पावर का होना भी बहुत जरूरी है? आज का सत्यता यह है कि प्राइवेट टीचर वाला अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाता है, और प्राथमिक विद्यालय का जो अध्यापक है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। बाबा जी तो अच्छे समाज सेवक हैं, कहीं ना कहीं वो योगी हैं, उनको तो दुनिया से कोई प्रेम मोहब्बत ही नहीं है। उनका क्या है, उनके आगे पीछे कौन है? उन महिला सशक्तिकरण में यही तो आता है कि महिलाओं को भी राजनीति करने का मौका मिले, महिलाओं को भी चुनाव लड़ाया जाए। सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है कि झंडा फहराने आ जाती है, उसके बाद हमें बता दे कहाँ नाप हुई, कहाँ नाली बना, हमारे गांव में कौन सा काम हुआ है वही बता दे, कितना पैसा पास हुआ है यही बता दे, मनरेगा में कितने लोग हैं वो बता दें, तो ग्राम शौचालय जो सामुदायिक बना कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है ये बता दें वो, या जो उसमें काम करने वाले लोग हैं जो उनमें रखे गए साफ सफाई के लिए वो बता दें। नहीं बता पाएंगे, उनको पता ही नहीं है, उनको तो सब्जी चावल रोटी से मतलब है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि लोग वागों को पता ही नहीं होता जिस उम्र में कि क्या करना है, किस तरफ जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा आपका जन्म क्यों हुआ है, क्या हमारा लक्ष्य होगा, भविष्य में हम क्या करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता रहता है। बहुत कम उम्र में, मैं ये बात कर रहा हूँ जब हम 18 साल 19 साल 20 साल की उम्र में होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमें इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए भविष्य में क्या करना है और खुद के लिए भी क्या करना है। तो आज मैं एक ऐसे शख्स से आपका इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं जिन्होंने एक बहुत ही कम उम्र में काफी बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं ऑलरेडी, दुनिया के लिए, समाज के लिए, अपने जौनपुर के लिए, जो यूपी का एक यूपी ईस्ट का एक जगह है जौनपुर, आप लोग गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, जो कि बहुत ही फेमस है अपने भौकाल वाले रूप में। आपने मिर्जापुर वेब सीरीज में सुना भी होगा, मिर्जापुर और जौनपुर में आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। तो जौनपुर से ही हमारे पास आए हैं मिस्टर डॉक्टर देव। देव सर नमस्कार, स्वागत है, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बताइए। तो देव सर का जो वहां पर जौनपुर में एक पैरामेडिकल कॉलेज है, साथ में सर ने एक एनजीओ स्टार्ट करी है निर्मल सेवा फाउंडेशन, और साथ में सर का जो पैरामेडिकल कॉलेज है वो है सरस्वती पैरामेडिकल कॉलेज। तो ये दोनों जो एंटिटी हैं, जो इंस्टीट्यूट है, वो किस तरीके से रन करते हैं, कब इसकी शुरुआत हुई? ऑब्वियस है, मैं जैसे बता रहा हूँ कि बहुत पहले ये सब कुछ कर दिया था, कम उम्र में शुरुआत करी होगी। तो आप देखोगे और शॉक्ड हो जाओगे मिस्टर देव को कि उन्होंने इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कैसे हासिल करा। तो सर, सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा सो दैट हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाए। जी ध्रुव जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें यह मौका दिया कि हम अपनी चीज़ों को आपके ऑडियंस तक पहुँचा सके। बिल्कुल। और मेरा नाम डॉक्टर देवव्रत पांडे है, लोग हमें देव बुलाते हैं। जो मैं जौनपुर रामदयालगंज से बिलोंग करता हूँ, हमारे गांव का नाम है आसमान पट्टी। और मैं एक एनजीओ रन कर रहा हूँ और उसके साथ साथ सरस्वती पैरामेडिकल कॉलेज भी रन कर रहा हूँ, जहाँ हम लोग एजुकेशन और सोशल वर्क दोनों पे वर्क कर रहे हैं। ओके। तो मिस्टर देव, मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा आपसे कि 2018 में ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि लाओ एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं, एक पैरामेडिकल कॉलेज स्टार्ट करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, जबकि आप खुद उस टाइम पर एक जी स्टूडेंट रहे होंगे? जी, उस समय यह हुआ था कि थोड़ा घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी डाउन थी और मैं कहीं स्टडी कर रहा था, तो वहाँ फीस वीस देने में थोड़ी सी समस्याएं आ रही थी, जिस वजह से हमें लगा कि हमारे जैसे और भी स्टूडेंट होंगे जिनकी कंडीशन हमसे भी खराब होगी। तो उसको देखते हुए हमने मेहनत किया और इस फील्ड की जानकारी ली कि कहाँ से मान्यता लेना है, इसके लिए क्या नॉर्म्स होने चाहिए। तो एक भैया थे जो पहले से इस फील्ड में थे, उन्होंने हमें जानकारी दी, जिस वजह से हम इस संस्था को शुरू कर पाए, चलना चालू हो गया हमारा संस्था। तो आप जो सरस्वती पैरामेडिकल कॉलेज रन कर रहे हो, जी, उसमें पहले तो आप हमारे ऑडियंस को ये समझाओ कि पैरामेडिकल क्या होता है? पैरामेडिकल बेसिकली ये होता है कि जो बच्चे नीट क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, जो एमबीबीएस, बीएएमएस या बीएचएमएस, बीयूएमएस की सीट जिन्हें नहीं मिलती है, तो एक ऑप्शन होता है कि आपके नीट में कम नंबर आए तो आप प्राइवेट से कर लो। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ मेडिकल की पढ़ाई प्राइवेट से बहुत महंगी है, बहुत एक्सपेंसिव है। ट्रू। लाइक एमबीबीएस का आप किसी प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं जिसकी फीस आती है 1 करोड़ रुपए, जो हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक सेक्टर बनाया है, पैरामेडिकल सेक्टर,
जहाँ की हम डॉक्टर ना होके लेकिन डॉक्टर के सिमिलरिटी में होते हैं। जैसे कि उसमें जो आपके ब्लड जांच करते हैं, खून को जांच कर रहे हैं, ब्लड टेस्टिंग वाले हो गए, सीटी स्कैन वाले हो गए, अल्ट्रासाउंड वाले हो गए, जो डॉक्टर की हेल्प करते हैं उस पैरेलल दिशा में, उनको हम पैरामेडिकल बोलते हैं। सर मुझे ऑफ कैमरा ये पता चला है कि आप हर साल करीब 250 से ज्यादा बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हो, तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि एक नेचर है हमारा, ब्राह्मण परिवार से हूँ, किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता है, सबसे पहला तो ये है। और हमारा नेचर है कि हम हमारे अंदर ये होता है कि हम कितना ज्यादा समाज सेवा कर सकें। तो 250 को फ्री तो नहीं कहेंगे लेकिन 50 को फ्री तो कह ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक एंट्रेंस फॉर्म निकालते हैं और उसमें हम उस फॉर्म में जो क्वालिफाइड बच्चे होते हैं, जो हमें लगता है कि इनको एक सपोर्ट देना चाहिए, इनकी शिक्षा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं रुकनी चाहिए, तो हम उन 50 को तो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स देते हैं। बाकी जो और बच्चे होते हैं जो उनसे थोड़े बहुत ही नीचे होते हैं या थोड़ा और कम होते हैं, उनको हम उनके रजिस्ट्रेशन फीस पे उनकी एजुकेशन को पूरा कराते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस बहुत नॉमिनल होता है, मिनिमम होता है 5 से 10,000 रुपए। जबकि ये पूरे कोर्स का लाइक आप डीएमएलटी का ही कोर्स लेंगे, स्टेट मेडिकल फैकल्टी जो गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त डिग्री होती है, वो 80,000 रुपए एक वर्ष का फीस अदर इंस्टीट्यूट में चल रहा है और एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल लोग अलग से लेते हैं। और उस कोर्स को हम 5 से 10,000 रुपए में करवा देते हैं, जो पढ़ने में इच्छुक बच्चे हैं, जिनका मन लगता है पढ़ाई में, जिनको हमें देख के लगता है कि जीवन में आगे कुछ करेंगे, तो उनकी शिक्षा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं रुकना चाहिए। तो इस वजह से हम यह वर्क करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आप उन सबको एजुकेशन दे रहे हो, सहायता दे रहे हो, जो लोग डॉक्टर्स के अंडर में काम करते हैं, जी, जैसे नर्सेस स्टाफ हो गया या जी। अल्ट्रासाउंड में हाँ, हो गया, हाँ। सिटी स्कैन में हो गया, हुँ। तो आप उन सबको एजुकेशन और जी, डिग्री बिल्कुल। प्रोवाइड कराते हो। जी। तो अभी आपके इंस्टीट्यूट में लगभग कितने बच्चे हैं? अभी तो 240 बच्चे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में और अच्छा। जिसमें से 50 हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाले, जिनको हम टोटल फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। और बाबा विश्वनाथ की कृपा रही तो आज हम पैरामेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों का प्यार सहयोग बना रहा हम पे, तो भविष्य में हम एमबीबीएस और बीएएमएस की भी शिक्षा को बहुत नॉमिनल फीस में प्रोवाइड कराएँगे। उतना ही फीस उनसे लिया जाएगा कि जिससे जो हमारा एक्सपेंस आता है कॉलेज को रन करने में, लाइक टीचर्स का, स्टाफ का, हम वही फीस में उनको बेहतर शिक्षा दे देंगे। चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो बीएएमएस हो या जो भी मेडिकल के बैचलर कोर्सेज़ होते हैं। तो फ्री में शिक्षा देने का काम तो सरकार का है, बिल्कुल। लेकिन आप इसको एक प्राइवेट तरीके से कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि सरकार आज के टाइम में फ्री एजुकेशन देने में विफल हो रही है? नहीं, सरकार बिल्कुल विफल नहीं है, सरकार हमारी बहुत अच्छी काम कर रही है। बस समस्या ये है कि हर तालाब में गंदी मछली होती है और उस गंदी मछली की वजह से पूरे तालाब को गंदा बोला जाता है। तो हमारा जो इस समय का सरकार है, चाहे वो सेंट्रल में है, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि हर सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर फील्ड में उनका बहुत अच्छा काम है, वो तरह-तरह की रोज़ नई योजनाएँ ला रहे हैं, फैमिली आईडी से बनाना, मतलब हर एक इंसान का डाटा उनके पास है कि किसके घर में आज खाना बना है, किसके घर में नहीं बना है या किसके घर में कल बनेगा, वो तक का डाटा उनके पास है और वो सभी डाटा को कलेक्ट करके अच्छी-अच्छी योजनाएँ ला रहे हैं। लेकिन समस्या यही है कि योजना वहाँ से निकलती तो हैं, लेकिन फिर जो अपोज़िशन वाले हैं, उसका विरोध कर रहे हैं कि ये योजना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर कुछ अंदर भी हैं, हम नहीं कहेंगे कि सब सही हैं, जो उन योजनाओं को गरीबों तक या लोगों तक पहुँचने में विफल कर दे रहे हैं। बाकी सरकार तो बहुत अच्छी है, सरकार आज की सरकार से अच्छा तो हमने कोई सरकार ही नहीं देखा जो आज की गवर्नमेंट चल रही है। बिल्कुल, मैं खुद ये मानता हूँ कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज के टाइम में हर एक सेक्टर में उनका एकदम पकड़ बन चुकी है। हमारे प्रदेश में ही नहीं, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जो उम्मीदों का प्रदेश बोला जाता है कि उम्मीदों का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। हम पूरे भारतवर्ष में यात्रा करते हैं, रोज़ ही आना-जाना हमारा लगा है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनका नाम हम भारत के हर कोने में हमें मिलता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ के लोग, चाहे वहाँ उस प्रदेश में किसी भी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन हमारा जो एक बुलडोज़र बाबा योगी जी का जो एक सिंबल बन चुका है, वो नाम हमें हर जगह सुनने को मिलता है। अगर हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से हैं, तो लोग कहते हैं कि अच्छा आप योगी जी के राज्य से आए हैं। तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि मतलब जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में, और अभी तो वीज़ा पासपोर्ट है नहीं, भविष्य में कभी विदेश जाएँगे तो वहाँ का जो भी फीडबैक रहेगा तो ध्रुव जी हम आपको ज़रूर देंगे। आपको अगर मोदी जी और योगी जी में से एक नेता चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? अब ऐसा कहना तो बड़ा मुश्किल है, दोनों ही अपने-अपने फ़ील्ड के महारथी हैं। जैसे कि जो हमारे योगी जी हैं,
वो तुरंत एक्शन लेते हैं, जो उनको लगा कि यह गलत हो रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो। एक मिथ्य बना हुआ है कि योगी जी खाली हिंदू को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जाके देख के आइए। हमारे योगी जी का भी स्टेटमेंट है और हमारे जौनपुर में भी देख के आइए, आप लखनऊ में देख के आइए, हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। हमारे हिंदू से ज़्यादा लाभ मुस्लिम ले रहे हैं। तो ये मिथ्य जो बना हुआ है, ये गलत बना हुआ है कि योगी जी खाली मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम को नहीं कर रहे हैं, वो सबको लेके चल रहे हैं। लेकिन उसमें जो अराजक तत्व हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो बाबू साहब हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, जो हिंदू में 2 विशेष वर्ग बाँटा गया है, ब्राह्मण और ठाकुर और मुस्लिम हो। उसमें से कोई भी अराजक तत्व है तो योगी जी उसको तुरंत मार गिराने का काम करते हैं। ये नहीं कि हम केस फाइल करेंगे, फिर उनका पेशी होगा, फिर उनको सजा होगा तो उनको जमानत होगी। जो उनको उस समय लगता है कि यह काम करना उचित है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री वो काम तुरंत कर देते हैं। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जिनका पूरा नाम है और हम लोग उन्हें प्यार से मोदी जी बुलाते हैं। उनका जो इकोनॉमिकल एक स्ट्रैटेजी है, जो सोच है उनकी, वो बहुत अलग लेवल का है। उनके सोचने का तरीका बहुत बेहतर है। आज हमारा भारत देश कहाँ था, कहाँ से कहाँ उन्होंने पहुँचा दिया। भारत देश को बहुत एक गरीब लोग समझते थे, जबकि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी। और मोदी जी अपने बुद्धि विवेक से या जो भी उनकी टीम है, जो उनका जो 2-4 लोगों की टीम होगी, बहुत विशेष मेरी उम्र नहीं है, ना मैं उस लेवल की पॉलिटिक्स कर पाऊँगा। लेकिन इस उम्र में जितना मैं जानता हूँ कि जो भारत देश को वो जहाँ पहुँचा दिए हैं कि आप किसी भी देश में चले जाइए, ऑल ओवर वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाइए, तो भारत देश को एक बहुत रिस्पेक्टफुल नज़रिए से देखा जाता है। तो दोनों ही अलग-अलग फ़ील्ड के महारथी हैं, दोनों रहेंगे तभी भारत चलेगा। तो वापस डॉक्टर देव हम अपने टॉपिक पर आते हैं, मोदी जी और योगी जी से हटकर। जी, बिल्कुल। आपकी जो जहाँ से आप बिलोंग करते हो जी, जौनपुर से, जी, जी। तो हमने तो सुना है जौनपुर के बारे में कि वहाँ हर तीसरे बच्चे के पास कट्टा रहता है, जी, जी, जी। रात में निकलना वहां पर खतरा है। जी, जी, बिल्कुल और है। यूपी ईस्ट मतलब जौनपुर, बलिया, मिर्जापुर, यहाँ जो हाँ, है हाँ। बिल्कुल अभी भी बाहुबली रहते हैं, बाहुबल है और माहौल थोड़ा गर्मा गर्मी का रहता है। क्या ये सत्य है? सत्य है नहीं ध्रुव जी, अब आपको बताएँ सत्य ये है नहीं, सत्य था। जब से इतनी अच्छी सरकार है डबल इंजन की, इस सरकार में कौन अपराधी खुलेआम ये सब कर पाएगा? हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे साफ हो गए हैं। हैं, कहीं न कहीं ये होता भी होगा, जिसकी जानकारी हमें नहीं है। पहले खुले तौर पे होता था, आज खुले तौर पे नहीं होता है। हमारे यहाँ के बच्चे जो है बहुत आगे जा रहे हैं। अब जौनपुर को उठा लीजिए, किस मामले में हमारा जौनपुर कम है? आप हमारे जो है जौनपुर में एक छोटा-सा गाँव पड़ता है माधवपट्टी, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में उसकी एक अलग पहचान है। जहाँ पे हर घर में आईएएस, पीसीएस हैं। हर घर में आईएएस, पीसीएस हैं हमारे माधवपट्टी गाँव में। वो हमारे जौनपुर से बिलॉन्ग करता है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे कट्टा नहीं हुआ करता था या माफिया नहीं हुआ करते थे। थे। यशस्वी मुख्यमंत्री का जब से आगमन हुआ है, सारे बाहुबली किस बिल में घुसे हैं पता ही नहीं चल रहा है। ले- हमारा जौनपुर तो बहुत बदल गया है। माधवपुर पट्टी के अपोजिट एक गांव है सर, आसमान पट्टी, जहां से हाँ, आप बिलोंग करते हो। जी। मीडिया न्यूज में हमेशा आता रहता है कि इधर आईएएस पीसीएस हैं तो उधर सारे गुंडे रहते हैं। इस हाँ। बात में कितनी सच्चाई है? अब जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले जो आपके क्वेश्चंस थे मैंने उसमें क्लियर किया था कि तालाब में मछलियाँ एक ही होती है जो पूरे तालाब को गंदा करती है। तो मैं ये नहीं कहता कि आसमान पट्टी में ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन सब वैसे नहीं हैं और जो हैं उनको हमारी जो प्रशासन है, जो हमारा लॉ है, जो हमारी कानून अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको जो उनके ऊपर उचित कार्रवाई होती है, अगर वो कोई क्राइम करते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो उसको नियंत्रण करने का काम हमारा जो प्रशासन है, जो हमारा थाना लाइन बाज़ार लगता है, वहाँ की प्रशासन बहुत एक्टिव है। अच्छा। आप कोई क्राइम किए नहीं, कोई अपराध किए नहीं कि 24 घंटे में जो है आप अरेस्ट हो जाएँगे। हमारे एसपी साहब इसके पहले आए थे, अजय पाल शर्मा जी, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। उनका हम्म। वो डर था कि जो क्रिमिनल्स थे, वो क्राइम करने से डरते थे। उसके बाद में अभी हमारे कप्तान साहब, एसपी साहब जो हैं कौस्तुभ जी आए हैं, जो कि पेशे से तो एक डॉक्टर हैं या थे, अभी तो उन्होंने यूपीएससी जॉइन किया, मतलब एसपी हैं हमारे यहाँ के कप्तान जी हैं और वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एक छोटा-सा मामला हो गया था, एक सूटकेस में एक बॉडी मिली थी।
विद इन 24 आवर्स में उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया। तो आसमान पट्टी इस मामले में था, नाम खराब था, लेकिन प्रशासन इतना एक्टिव है। हाँ, थोड़ी-सी कमी ये हो जाती है कि अदर गाँव की अपेक्षा जो अदर ग्राम प्रधान अपने-अपने गाँव में सुविधाएँ दे रहे हैं, जो व्यवस्थाएँ दे रहे हैं, वो अभाव है हमारे गाँव में। जैसे कि चीज़ों का जैसे अभी हम कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम लोग जो है कुछ कंप्लेंट वगैरह किए थे गाँव में, जैसे सामुदायिक शौचालय को लेके या आपके पंचायत भवन को लेके, जो गाँव में आजकल हमारे मुख्यमंत्री जी बनवा रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसके लिए तहसील या कचहरी जाना पड़ता था, तो उन्होंने गाँव में एक छोटी-सी कचहरी डाल रखी है। लेकिन वहाँ पे जो सुविधाएँ हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से निकल रही हैं, जैसे आपने बोला कि क्या फ्री एजुकेशन देने में सरकार असमर्थ नहीं, असमर्थ बिल्कुल नहीं है। अब सरकार जो है दी सारी चीज़ें, कंप्यूटर दी, प्रिंटर दी, जो भी चीज़ें वहाँ पे एक होनी चाहिए वो दी। लेकिन वहाँ पे ना हो के कुछ प्रधान ऐसे हैं, मैं अपने गाँव की नहीं बात करूँगा, मैं अदर गाँव की बात करूँगा, कुछ प्रधान ऐसे हैं कि वो चीज़ों को अपने घर पे यूज़ कर रहे हैं, जबकि वो समाज के लिए है, वो हमारे गाँव के लिए है। अगर वो चीज़ें हमारे पंचायत भवन में रखी जाएँगी, तो उससे हमारे गाँव का विकास होगा, लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो अनपढ़ लोग हैं, वो शायद किसी कचहरी में वकील से बात करने में डरते होंगे। लेकिन जो पंचायत सहायक रखे गए हैं पंचायत भवन पे, वो तो आपके अपने गाँव के हैं। तो उनसे अपनी समस्या कहने में वो डरेंगे नहीं। जैसे आप हमें वहाँ से यहाँ बुलवा लिए, हमारा आपका एक प्रेम व्यवहार था, हम चले आए। तो हम कंफर्टेबल हैं आपसे बात करने के लिए, जिस वजह से हम अपनी सारी समस्याएँ जो मेरे मन में है, जो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, अपनी बातों को आपसे मैं कह पा रहा हूँ। अब यही शायद हमारे सामने कप्तान साहब बैठे होते, तो मैं इतने कंफर्टेबिलिटी से उनसे अपनी समस्याओं को नहीं बता सकता। बिल्कुल। तो जो ग्राम प्रधान या जो ग्राम में जो ग्राम पंचायत सहायक रखे गए हैं, वो इसीलिए रखे गए हैं कि गाँव की जो सुविधाएँ हैं, वो गाँव के लोगों तक मिले। लेकिन वही है कि सुविधाएँ, योजनाएँ वहाँ से निकलती हैं, लेकिन वो गाँव के आम लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से मैं चाहता तो ये जो हमारा विद्यालय है, मैं किसी बढ़िया सिटी लोकेशन पे डाल देता, जैसे कि लाइक जौनपुर सिटी में डाल देता, पॉलिटेक्निक पे डाल देता। तिलकधारी सिंह महाविद्यालय जो हमारे जौनपुर की एक गरिमा है, जिसका नाम है, जिसमें पढ़ने के लिए लोग तरसते हैं, एंट्रेंस होता है, वहाँ से बड़े-बड़े लोग निकले हैं हमारे तिलकधारी महाविद्यालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग टीडी कॉलेज कहते हैं। मैं चाहता तो विद्यालय उसके जस्ट बगल में कहीं डाल देता। लेकिन हम चाहते थे कि जो हमारे गाँव के लोगों की शिक्षा है, वो उनके गाँव में हो, क्योंकि गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो वहाँ पे लड़के को तो ठीक है, जो लड़के हैं वो इलाहाबाद निकल जा रहे हैं, दिल्ली निकल जा रहे हैं, जहाँ उनको पढ़ना है, उनकी पेरेंट्स, उनके परिवार वाले, उनके माता-पिता उनको भेज दे रहे हैं। लेकिन जो लड़कियों के लिए समस्याएँ हैं, उसपे मुझे ज़्यादा फ़ोकस करना है कि नहीं, ये बिटियाँ हैं, तो इंटर के बाद 12वीं के बाद इनको जो है कहीं बाहर नहीं भेजना है। तो मैं उस चीज़ों को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए मैं उस विद्यालय को उसी गाँव में डाला हूँ कि मैं माधवपट्टी को तो कम्पीट नहीं कर पाऊँगा, या हमारे जौनपुर जिले में, हमारा जौनपुर जो है बादशाहों का शहर बोला जाता है। और भी गाँव हैं, लेकिन ज़्यादा चर्चा में माधवपट्टी रहता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं उसको आज ही कम्पीट कर लूँगा, या मैं उस गाँव को नीचा नहीं दिखाना चाहता कि हम आपको नीचा दिखा के आपसे आगे निकल जाएँगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे गाँव के बच्चे हैं, जो लड़के-लड़कियाँ हैं, जो छात्र-छात्राएँ हैं, वो उस गाँव से प्रेरणा लें। हुँ, उस गाँव से प्रेरणा लें कि हमको भी ऐसा करना है कि हमारा गाँव जो है किसी बुक रिकॉर्ड्स में आए, या कहीं पॉडकास्ट में आए, या कहीं न्यूज़ मीडिया में आए, अपने अच्छे कामों के लिए। जो उसका एक बिल्कुल। नेगेटिविटी लोगों में धारणा बनी है कि रामदयालगंज आसमान पट्टी गाँव, थाना लाइन बाज़ार का सबसे क्रिमिनल गाँव है, ये मिथ्य हटे। हुँ। ये मिथ्य हटे और लोग जाने कि आसमान पट्टी रामदयालगंज जो है, वो पढ़ने में बहुत है, वहाँ के बच्चे आईएएस, पीएएस निकल रहे हैं, एमबीबीएस निकल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ। तो अगर आपको मान के चलिए कि इस बार ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख बना दिया जाता है, तो हाँ। आने वाले फ्यूचर में आप क्या डिसीजन लेंगे सो दैट कि आसमान पट्टी का या जौनपुर का पूरे का एक बहुत बड़ा नाम हो पाए? पहले तो अगर ऐसा होता है, तो सबसे पहले तो मैं अपने गाँव में जो अभी तक काम हुआ है, पहले तो मैं उसकी जाँच कराऊँगा कि जो तरीके से वो काम होना था, उस तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, जो कि मैं अभी भी करता हूँ बिना किसी पावर के। बाकी जिला महामंत्री हूँ मैं गौरक्षा प्रकोष्ठ से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मानता हूँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। तो उनके संगठन से कहीं न कहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो एक नेचर है, एक पावर छोटा-सा है हमारे पास कि वो पावर है समाज सेवा के लिए, ना कि मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए करता हूँ। तो अगर भविष्य में हमें कभी मौका मिलता है, अगर भविष्य में हमें कभी मौका मिलता है प्रधान या ब्लॉक प्रमुख या एमएलए कुछ भी बनने का, तो पहले जो हमारे गाँव में विकास का कार्य हुआ है, चाहे वो पंचायत भवन बना हो, चाहे वो रोड बना हो, चाहे वो नल बने हों, या जो भी योजनाएँ का फंडिंग हमारे गाँव में हुई है, जिनके पैसे निकल गए हैं, वो काम हमारे गाँव में हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले तो हम वो काम करेंगे।
उसके बाद जो गांव में मस्ट होता है प्राइमरी स्कूल, जिसको प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं, जहां से बेसिक से 8वीं तक या 10वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है। मुख्यतः तो 5वीं तक कराई जाती है, कुछ विद्यालय होते हैं जो 8वीं या 10वीं तक कराते हैं। तो पहले हम उनको अच्छे से करेंगे, वहाँ के टीचर का क्या हिसाब-किताब है, टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री जितनी व्यवस्थाएँ कर दी हैं कि लोकेशन से अटेंडेंस लगेगा, तो ये चीज़ें तो सही हो गई हैं। लेकिन उसके बाद उसमें किस लेवल की पढ़ाई कराई जा रही है, बच्चों को सही गाइडलाइन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। जो उनके लिए कॉपी-किताब, बोरा, बिस्तरा, मिड डे मील का भोजन जो दिया जा रहा है, जो उसमें न्यूट्रिशन, पोषण होने चाहिए, वो है कि नहीं? क्योंकि एज़ अ मैं डॉक्टर हूँ, तो पहले तो मैं उस पे फ़ोकस करूँगा कि प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो क्वालिटी के हिसाब से हमारे आवंटन हो रहे हैं पैसे, जैसे कि लाइक अच्छे बैग्स बच्चे को मिलने चाहिए, तो उस कैटेगरी के बैग मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। पहले मैं पूरा फ़ोकस मेरा एजुकेशन सेक्टर पे रहेगा और अगर हमारे गाँव का एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, जो बच्चे हैं अगर उनको सही दिशा मिलेगी बचपन में ही, सही पढ़ाई अगर उनको मिलेगी तो आगे जाके हमको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ही उनका बेस इतना क्लियर हो चुका है कि वो अपना रास्ता खुद चुन लेंगे और उनके ज़रिए हमारे गाँव का नाम हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो मतलब अगर आपको मौका मिलता है तो सबसे पहले जो आप फोकस करोगे वो एजुकेशन सेक्टर को एकदम सुधारोगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो बेस है और वही देश का भविष्य है। बिल्कुल, बिल्कुल, पढ़ेगा बिल्कुल। इंडिया, तभी तब बढ़ेगा इंडिया। सही बात है, क्या बात है सर। तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा निर्मल सेवा फाउंडेशन की तरफ जाते हैं, जो आपने एनजीओ स्टार्ट करी है लास्ट ईयर। जी। उसमें आप क्या-क्या कर रहे हो अभी? सर, अभी तो हमने पिछले वर्ष 2024 में दिसंबर के महीने में हमने जो है अपना एनजीओ रजिस्ट्रेशन कराया। पहले मैं जो सोशल वर्क करता था सरस्वती पैरामेडिकल के नाम से करता था। तो लोगों को लगता था कि ये जो है अपने विद्यालय के प्रचार के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये था कि हम काम कर रहे हैं, हमारा विद्यालय है, जिसके ज़रिए लोगों को ये भी पता चलेगा कि हम फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं और कहीं न कहीं विद्यालय का प्रचार करेंगे क्योंकि हमको भी 2 पैसे चाहिए तभी मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊँगा। सत्य क्योंकि बात है। हमारे पापा और दादाजी महाराजा नहीं थे। हमारे पिताश्री 3 महीने के थे जब हमारे दादाजी की डेथ हुई थी और ना पिताजी के कोई चाचा थे, ना बड़े पापा थे। ओनली वन दादाजी थे हमारे। तो उन्होंने बड़ी गरीबी से यहाँ तक देखा हुआ है। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम राजा महाराजा नहीं या किसी बाहुबली या किसी पॉलिटिशियंस की फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते हैं कि हम वो पैसे वगैरह हमारे पास कहीं से आ रहे हैं। हम वहीं से कमा रहे हैं और वहीं से बाँट रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमें हमारे मित्र यार जो हैं जो 2-4 जैसे अमन भाई साहब हो गए, ऋषभ भाई साहब हो गए, हमारे छोटे भाई साहब हो गए, चाचा जी, बबलू चाचा जी, राजेश पांडे जी हमारे बड़े पिताजी लगते हैं। पापा जी भी हमारे अकेले लोग सब पड़ोस के हैं लेकिन प्यार इतना है कि शायद अपने होते तो भी उतना प्यार नहीं देते। विजय बड़े पापा जी हैं, रतन बड़े पापा जो भी हमारे परिवार के हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने हमें सजेशन दिया कि जो आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा वर्क है आपका, लेकिन आप इसको किसी एनजीओ के अंडर में करो। जिससे क्या होगा कि जब आप इसका बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाएँगे, तो जो लोग और इस फील्ड में इच्छुक हैं, जो जिनके पास टाइम नहीं है, जो यह काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना सेवा के रूप में आपको कुछ अनुदान करेंगे, जिससे आपको काम करने में और राहत मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप अपना काम, अपना सेवा पहुँचा पाएँगे। तो देव सर, मैंने सुना आप अपनी एनजीओ में गरीब बच्चों को खाना भी खिलाते हैं। इसके अलावा और क्या-क्या करते हैं आप? सर देखिए, एनजीओ का तो एक मोटिव होता है कि हम बस इसी फील्ड में काम करेंगे। तो मोटिव के हिसाब से चलेंगे, एक फील्ड के हिसाब से चलेंगे तो हम समाज सेवा नहीं कर पाएँगे। हुँ, और कुछ एनजीओ ऐसे भी हैं जो खाली फंडिंग के लिए काम करते हैं। एक एनजीओ बना दिए हैं, काम करेंगे ₹10 का, दिखाएँगे 2 लाख का। ट्रू। लेकिन अभी तक आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एनजीओ की अकाउंट तक नहीं खुलवाया हूँ। फाइल मेरी जाके हमारे ब्रांच यूनियन बैंक रामदयालगंज में मेरी फाइल पड़ी हुई है। समय का अभाव कह लीजिए या मन में हुआ नहीं कि नहीं हम और किसी से लेंगे अभी, जितनी स्वेच्छा है अभी हम कर ले रहे हैं और अभी हम 1 भी रुपया किसी से फंडिंग नहीं लिए हैं और हम किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में काम नहीं करेंगे। हमें लगेगा कि इस बच्चे को एजुकेशन से रिलेटेड हेल्प चाहिए, हम वहाँ देंगे। हमें लगेगा इनके घर में आज खाना नहीं बना है, तो हम वहाँ राशन भी पहुँचाएँगे। हमें अगर लगता है कि इनको छत की ज़रूरत है, भले हमें कर्जा लेना पड़ेगा, हम उसकी छत भी बनाएँगे। तो जो भी हमसे हो सकेगा वो करेंगे। जैसे पिछले वर्ष हमने जो है अपने यहाँ के 6 से 7 प्राथमिक विद्यालय पे जो बच्चे थे, उनको एक शुद्ध भाषा में बाल पोथी बोली जाती थी। शायद आपने भी पढ़ा होगा उसमें क, ख, ग, घ, एबीसीडी पहाड़ा हाँ, गिनती हाँ। सारी हुँ, चीज़ें होती थी। सभी ने तो पढ़ी है। वो बुक और उसके साथ में नोटबुक और 2 पेंसिल, कटर, इरेज़र और उसके साथ में बच्चों का प्यार हमसे बना रहे, उसके साथ-साथ एक चॉकलेट।
तो पिछले वर्ष हमने डोनेट किया, उसके बाद ठंडी में हम लोग जो है पिछले वर्ष ठंडी में और इस वर्ष भी ठंडी में जो भी ठंडी बीती हुई है, मतलब कि 2024 की भी ठंडी और जो 2025 की भी ठंडी बीती हुई है अभी, मतलब 24-25 सेशन करेंगे या 23-24 सेशन कर लेंगे। दोनों ठंडी में हम लोग अपने शहर में, जैसे कि बहुत लोग कहेंगे कि राजनीति करना है तो ये लोग दिखावा कर रहे हैं, तो पहले तो पिछले वर्ष तो हम अपने शहर में ही कंबल, टोपी, जैकेट, सॉक्स वगैरह जो भी प्रोवाइड हो पाया था हमने किया था। उसके साथ-साथ हमारे जो मुख्यमंत्री जी का कैडर है, जो उनका होम टाउन जिसको बोल दीजिए, गोरखनाथ मंदिर तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का घर हो रखा है, तो गोरखपुर में भी हमने सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराया था। हम और हमारी टीम ने रात को हम लोगों ने किसी को बिना जगाए, जो रोड पे सो रहे हैं, हम उनके बगल में ले जाके कंबल उनको ओढ़ा के, या हमको लगा इनको टोपी देनी चाहिए, इनको जैकेट देनी चाहिए, तो हम लोग वो देख के वहाँ से हट गए। वीडियो भी हमारे जो है, जो सोशल हैंडल है, जो मेरा इंस्टाग्राम, उस पे पड़ी होगी, जबकि मैंने अपनी पूरी टीम से बोला था कि आप वीडियो वगैरह मत डालिए, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि दिखावा कर रहे हैं, शोशेबाजी कर रहे हैं। सोशलबाजी कर रहे हैं और खुद को दिखा रहे हैं कि हम बहुत समाज सेवक हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हमारी कोई भी अंदर से इच्छा नहीं होती कैमरेबाजी करने की। लेकिन एक बुआ जी लगती हैं हमारी, और उन्होंने हमें सजेशन किया कि बेटा जो आप ये वीडियो डालोगे, हम कहते हैं 100 में से 20 बोलेंगे कि आप ये सोशलबाजी कर रहे हो या दिखा रहे हो, लेकिन 80 लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। हो सकता है आपकी तरह उतना ना बेहतर कर पाएँ, लेकिन कुछ तो आपके जैसा वो करेंगे। बिल्कुल। तो इस वजह से वीडियो वगैरह जो मेरी टीम है, जो 2, 4, 5 लोगों की हमारी टीम है, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। मैं किसी को ₹1 नहीं देता हूँ, कोई हमारा एम्प्लॉयड नहीं है। सब हमारी तरह दोस्त यार है, सबके नेचर में है सेवा करना, और उसी सेवा भाव से लोग हमारे साथ लगे रहते हैं। तो क्या इस बात! वजह से हम वीडियो वगैरह डाल देते तो हैं। आप क्या ऐसा लगता है आपको कि एक एनजीओ चलाने के लिए जी। आपका पॉलिटिकल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है? आपको पॉलिटिक्स में आना भी बहुत ज़रूरी है? आपके पास पैसे के साथ पावर का होना भी बहुत ज़रूरी है? सर, आज ध्रुव जी मैं आपको बता दूँ, आप हमसे ज़्यादा उम्र में भी बड़े हैं और हमसे बड़े-बड़े लोग इस आपके सामने इस चेयर पे बैठ के भी गए होंगे। जिसमें से कुछ बड़े पॉलिटिशियंस भी रहे होंगे, कुछ बड़े उद्योगपति भी रहे होंगे। लेकिन आपने कभी सोचा कि जो उद्योगपति है उसको भी एमएलए क्यों बनना है? नहीं सर, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। क्योंकि पैसे से बड़ा होता है पावर। कुछ हमारे देश में ऐसे नेता हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं कि जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड से बहुत शून्य हैं। लेकिन अच्छे-अच्छे उद्योगपति हों, चाहे जो हों, अगर नेताजी का फ़ोन पहुँच जा रहा है, मंत्री जी का फ़ोन पहुँच जा रहा है, तो वो नतमस्तक हैं उनके सामने। मैं ये नहीं कहता ये गलत है, या मैं ये भी नहीं कहता कि ये सही है। लेकिन जो फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी शून्य है, अगर वो नेतागिरी कर रहा है, पॉलिटिशियन है, वो मंत्री है, तो वो अपने कैपेबिलिटी से है, अपनी काबिलियत से है, पब्लिक के प्यार से। पब्लिक के प्यार से है। तो वहाँ पावर का इसलिए होना ज़रूरी है कि कोई आया हमारे पास, बोला कि भैया करप्शन हर जगह है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% करप्शन हमारे प्रदेश से जा चुकी है। कोई दरोगा जी हैं, कोई एसपी साहब हैं, कोई डीएम साहब हैं। सबको नहीं कह रहा हूँ, सब 95% अच्छे व्यक्ति, अच्छे अधिकारी हैं। लेकिन 5% सर करप्शन हर जगह है। कोई अधिकारी है, नहीं सुन रहे हैं। अब हम उद्योगपति हैं, तो हम फ़ोन करेंगे तो हमारा सुनेंगे नहीं। अब वही हम विधायक जी हैं, फ़ोन कर दिए कि एसपी साहब ये क्या कर रहे हैं? फला आदमी गया था, आप उसका काम नहीं किए। तो वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि आपके पास पैसे कितने हैं, वो सीधा जानेगा कि विधायक जी का फ़ोन है, अगर हम सही काम नहीं करेंगे, ऊपर शिकायत कर देंगे, ट्रांसफ़र करा देंगे, हमारा वेतन रुक जाएगा, हमारे ऊपर जाँच बैठा देंगे। जाँच बैठाने लायक आप काम करोगे तब तो हम जाँच बैठाएँगे, आप करप्ट हो तो आपको डर रहेगा। सही आप बात। सही हो तो सीधा कहेंगे, अरे सर हम एकदम नेक दिल इंसान हैं, एकदम पाक-शाक हैं, आप हमारा जो है जाँच कराइए। लेकिन जो करप्ट है, उसके लिए तो पावर ही चाहिए ना, तो इसलिए पैसे के साथ पावर रहेगा। अब जैसे कोई हमारा नहीं सुन रहा है, तो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को फ़ोन करेंगे। अभी जिस पद पे हूँ मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को फ़ोन करूँगा, उसका अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कोई नहीं सुन रहा है, तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्य जी से बात करेंगे कि महाराज जी ऐसा-ऐसा है, फला अधिकारी है, काम नहीं सुन रहा है। तो इस वजह से पैसे के साथ पावर चाहिए ही होगा, अगर आपको सोशल वर्क करना है, समाज सेवा करना है। अपने सेवा के लिए तो पैसा है, तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात। आप सेवक हैं, आप पॉलिटिशियन हैं तो आप सेवक हैं। खुद की आप वो नहीं कि हमारे घर में एसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो तो आप फिर पैसे से खरीद सकते हैं। पावर है आपके पास तो आप समाज सेवा करिए। तो अगर हम आज से 5 साल के बाद की बात करें, जी। तो आप देवव्रत पांडे को किस पोज़ीशन पे देखते हैं? अभी जैसा कि जिस तरह से मैं लगा हुआ हूँ,
निरंतर 2018 में मैं शून्य था। शून्य से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरे देवतुल्य जनता का प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है, लोगों का स्नेह है, माता-पिता का आशीर्वाद है कि जो देव को देव बनाता है। तमाम देव घूम रहे हैं जौनपुर में, लेकिन उन देवों में एक ये भी देव है जिसको लोग इतना प्यार करते हैं। तो उसका स्नेह प्यार जो देव को देव बनाता है, अगर यही स्नेह प्यार इसी तरीके से हमको मिलता रहा, अगर हम भविष्य में किसी पॉलिटिकल पद पे आते हैं, किसी पोस्ट पे आते हैं, तो आशा है कि मैं जो आज जिसे अभी भी मुझे किसी किसी चीज़ की अभाव समझ में आती है, कमी समझ में आती है, तो शायद मैं उसको और बेहतर तरीके से कर पाऊँगा। हुँ, शायद मेरा नाम किसी पॉलिटिकल लीडर से उतना नहीं जाना जाएगा, जितना एक समाज सेवक के नाम से जाना जाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर मैं भविष्य में कोई पॉलिटिकल लीडर बनता हूँ, किसी पोस्ट पे आता हूँ, किसी पद पे आता हूँ, तो मेरा तब भी मोटिव यही रहेगा कि हम समाज सेवा करेंगे और मैं यही चाहूँगा कि लोग हमें विधायक, मंत्री जी या पता नहीं बाबा विश्वनाथ जाने, हमारे आराध्य बजरंगबली जाने कि मैं क्या होऊँगा, क्या बनूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग हमें समाज सेवक ही जाने, जिस प्रेम से, जिस दुलार से, जिस अपनेपन से लोग देव को देव बुलाते हैं, मालिक भैया बुलाते हैं, देव भैया बुलाते हैं। कोई-कोई इतने घनिष्ठ हैं कि देवुआ भी बुलाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें बदलाव ना आए। बिल्कुल। वो यही प्रेम बना रहे, चाहे मैं कहीं भी किसी भी पद पे पहुँच जाऊँ। तो अगर मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप एजुकेशन में इतने साल से हो, जी। अगर मैं ये कहूँ कि एक एजुकेशन मिनिस्टर की आपको पोस्ट दी जा रही है, हम जी, लोग अज़्यूम कर लेते हैं जी, फॉर इन द फ्यूचर, जी, तो एक अच्छी शिक्षा के लिए जी। आप यूपी की सरकार को अभी एज़ इफ नाउ क्या सलाह देना चाहोगे कि ये बदलाव आपको और लाने की ज़रूरत है? क्योंकि आपने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उन चीज़ों को देखा है, बिल्कुल, समझा है, परखा है, पढ़ा है। जी। हम इसके लिए अगर हम भविष्य में एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, शिक्षा मंत्री अगर हम होते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, तो हम सबसे पहले कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनको टारगेट करेंगे। आज का सत्यता यह है कि प्राइवेट टीचर वाला अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाता है और प्राथमिक विद्यालय का जो अध्यापक है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। क्या शिक्षा वहाँ नहीं है? या हमारे प्राथमिक विद्यालय में एनसीईआरटी तमाम पैटर्न्स होते हैं, क्या उनकी किताबें नहीं चल रही हैं? क्या अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं? टीचर्स हैं, लेकिन जो लोगों की एक धारणा बनी है कि हमारे बच्चे प्राइमरी में प्राथमिक विद्यालय में जाएँगे तो कुछ नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसा कैंपेन रन कराएँगे कि जिससे ये लोगों का जो धारणा है कि बच्चे प्राथमिक विद्यालय में खराब हो जाएँगे, उनका भविष्य खराब है, पहले तो लोगों के मन से उस धारणा को हटाना है। उसके साथ-साथ हम ये कोशिश करेंगे कि जो फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूलों में मिल रही हैं, वो फैसिलिटीज़ अगर हम 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो 80% 80% हम उस फैसिलिटी को अपने प्राथमिक विद्यालय पे लाएँ। लाइक जैसे हर विद्यालय में डेस्क बेंच होना चाहिए, इन्वर्टर होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, अच्छा वॉशरूम होना चाहिए। टीचर्स का तो इतने तमाम परीक्षाएँ हो चुकी हैं कि टीचर्स ऑटोमैटिक जो आ रहे हैं, बहुत पढ़े-लिखे ब्रिलियंट आ रहे हैं। पहले के टीचर्स नहीं सही थे, पहले किस तरीके से उनकी हो गया था, टीचर हो गए थे, हमें नहीं पता। लेकिन आज तमाम आईएएस लेवल की परीक्षाओं को क्वालीफाई करने के बाद ही आप एक टीचर, एक शिक्षक बन पा रहे हैं। तो शिक्षक जो है तो बहुत बेहतर हैं। लेकिन अब जैसे योजनाओं की अब जैसे फिर मैटर आ रहा है योजना। सरकार योजना तो निकाल रही है कि अच्छे बैग मिले, अच्छी किताबें मिले, अच्छे नोटबुक मिले। लेकिन जो कुछ लोग हैं, कुछ तथाकथित लोग जो हैं जिनको हमें केंद्र में स्पेशल पद उन्हें दिया जाता है, उनका नाम तो नहीं लेना चाहिए, ना हम किसी को एक पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हैं। वो ₹100 आया है, ₹40 वाला बैग बच्चों को दे दे रहे हैं। पता चला 2 दिन बैग चला, तीसरे दिन उसकी पट्टी टूट गई। गलत हो रहा है। तो कहीं न कहीं हम पहले इन चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे। पढ़ाई तो जब हम उनको व्यवस्थाएँ देंगे तो शिक्षा व्यवस्था तो ऑटोमैटिक सही हो जानी है। क्योंकि टीचर टाइम से आएगा, ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएगा, घर जाने से पहले ऑफलाइन लगाएगा। उसके बाद जो हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं और जो उनके नीचे एबीएसए होते हैं, बीएसए साहब होते हैं, वो हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। हर दूसरे-तीसरे दिन किसी न किसी विद्यालय के दौरे पे हैं, खाना चेक कर रहे हैं, शिक्षक आया है कि नहीं आया। पहले जैसी मनमानी नहीं रही है। लेकिन बस वही है कि कुछ तथाकथित जो हैं, अगर भविष्य में हमें यह पोस्ट मिलता है, तो मैं पहले उनको इंडिकेट करूँगा। उसके बाद जो वहाँ पे व्यवस्थाएँ नहीं है, मैं इन्वर्टर की व्यवस्था कराऊँगा। मैं भी प्रभु की कृपा रही, जैसे आराध्य हमारे हैं, उनकी कृपा रही, बाबा विश्वनाथ की, बाबा महाकाल की, बजरंगबली की कृपा रही, हम हर क्लासरूम में एसी लगवा देंगे। क्या बात ठंडी के लिए हीटर लगवा देंगे। बच्चे पढ़ रहे हैं, पसीना नहीं गिरना चाहिए।
डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि हमने वो झेला। हम भी किसी विद्यालय में थे, गांव का छोटा सा स्कूल था, और ज्योति बाल विकास पूर्व माध्यमिक विद्यालय हमारे जो है मार्केट में ही था। और उसके जो ओनर थे श्री राम लखन गुप्ता जी, बहुत प्रेम व्यवहार था हमारा, बहुत मानते थे हमें। तो वही, ताकि फंडिंग नहीं थी उनके पास, सारी चीजें थी तो फंडिंग नहीं थी, तो हम लोग वो पत्रा आता है उसमें बैठते थे गर्मी में। फिलहाल मई जून में तो विद्यालय बंद हो जाते थे, लेकिन जो अभी का भी मौसम चल रहा है, मार्च अप्रैल, इसमें भी इतनी गर्मी होती थी कि हम लोग नोटपैड पे लिखते थे तो पसीना कॉपी पे जाता था। और वो फेयर जब हम अपने टीचर्स को चेक कराने जाते थे तो हमें डांट पड़ती थी कि तुम्हारी कॉपी गंदी है, तुमको नंबर कम मिलेंगे। तो बचपन से ये कि जब अगर हम कुछ होते हैं, अभी भी हमारे विद्यालय में आप आइए, बड़े से बड़े विद्यालय की अगर मैं बात कर लूं जौनपुर के, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, मैं जाके देखता हूँ अंदर वही चूना और समोसम पोत के और 2 पंखे लगा के लोग काम चला रहे हैं। हमारी संस्था बहुत बड़ी नहीं है, 4 से 5 कमरों की संस्था है हमारी, लेकिन हम हर कमरे में एसी की व्यवस्था दिए हैं, हर कमरे में हीटर की व्यवस्था दिए हैं। क्या हर बात है। हर और 200 कंप्यूटर का सिस्टम हमारे पास है कि जो हमारे यहाँ डिमल्टी करेगा, तो रिपोर्टिंग करने के लिए वो कंप्यूटर सीखने कहाँ जाएगा? फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर शिक्षा भी देते हैं, वो डीसीए डीसीए कोर्स कराते हैं, उसका 1 भी रुपए नहीं लेते हैं। उसके साथ हम एक टीचर रखे हैं जो उनको 1 से 2 घंटे की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास देती हैं, क्योंकि जो मेडिकल का सिलेबस है टोटल इंग्लिश में है। हाँ। हम खाली अपना सिलेबस पढ़ा के चले गए, उनको समझ में ही नहीं आया। कल को वो फॉरेन में चले गए, लाइक उनका जॉब कहीं साउथ ईस्ट में लग गया, तो वहाँ पे हिंदी बोली नहीं जाती है, वहाँ पे टोटल कन्वर्सेशन, या उड़ीसा चले जाइए कहीं, टोटल कन्वर्सेशन इंग्लिश का है। तो वो कौन सिखाएगा उन्हें? सही बात है। वो कौन सिखाएगा? हम आए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा के चले गए। एनाटॉमी में जो वर्ड्स है उनको पता ही नहीं है क्या है। हमें रिपोर्ट में क्या लिखना है पता ही नहीं है। बड़े-बड़े विद्यालयों में मैं देख रहा हूँ अपने जौनपुर के नहीं है ये व्यवस्थाएँ। हम छोटी-सी संस्था डाले हैं, लेकिन हम हर क्लासरूम में एसी दिए हैं, हर क्लासरूम में आपका हीटर है, वॉशरूम वगैरह नीट एंड क्लीन रहता है। फ्रिज तक रखे हैं, इवन कोल्ड ड्रिंक तक रखते हैं बच्चों को कि जिसका मन हो पी ले। वाटर कूलर लगा रखे हैं, परीक्षा होती है घर से टिफिन कोई नहीं लाता है। अच्छा। सबकी नाश्ते की ज़िम्मेदारी, सबके लंच की ज़िम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ, उसका 1 भी रुपया मैं किसी बच्चे से नहीं लेता, चाहे वो 200 बच्चे हों, चाहे 500 बच्चे हों, जितने भी रहेंगे, पेपर के बीच में जो लंच होता है सेकंड पेपर स्टार्ट करने के लिए, वो लंच तक मैं प्रोवाइड कराता हूँ विथ कोल्ड ड्रिंक, किसको पीना है, गन्ने का जूस पीना है, जैसे देखिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैशन है, कुछ बच्चे जिनको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, कुछ लोगों को छाछ पसंद है, कुछ लोगों को गन्ने का जूस पसंद है, तो मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ। क्या बात है सर। आप कॉलेज के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि पूरा कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट सब सब कुछ, चल रहा सारी है फैसिलिटी, और बच्चे सब खुश सब रहने फ्री चाहिए। ऑफ कॉस्ट। हाँ, मतलब हमारे विद्यालय पे कोई आया है, सरस्वती पैरामेडिकल पे कोई आया है, तो निराश होके नहीं जाएगा। हमारे पिताजी कहते हैं कि 2 पैसे ना मिले अपने जेब से लगा देना, लेकिन तुम्हारे दरवाजे से कोई लौट के नहीं जाना चाहिए, तुमको इसी फील्ड पे काम करना है। पिताजी हमारे बहुत गरीबी से यहाँ तक बढ़े हुए हैं, और हमारा ये है कि उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं था, तो उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। उनके पास कोई नहीं था कि उनको कोई समस्या को किसी का नाम बता सके। हुँ। हमारे पास तो वो है ना, उनके पास कोई नहीं था, उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। हमारे पास वो, हमको तो पता नहीं कहाँ जाना चाहिए। सही बात है। बहुत जल्दी आपको लोग जौनपुर में तो जानते ही हैं, लेकिन जी। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी क्षेत्र में भी जानने लगेंगे, वो समय कोई ज़्यादा दूर नहीं है, अब कि जिस रफ्तार से आप जा रहे हो। आप इतने प्रेम और व्यवहार से हमें जौनपुर से यहाँ तक आपका प्यार खींच लाया है, और जिस तरीके से हमारा और आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, हम लोग एक-दूसरे से अपने बारे में बात कर रहे हैं। इससे तो हमें यही लगता है कि आने वाले समय में यूपी की पूरी जनता की, पूरी देवतुल्य जनता का प्यार हमें मिलेगा, और सच में ये जो देव है, जो देव को देव बनाते हैं, वो सच में देव को देव बनाएगा। तो इतना सब कुछ करने के साथ जी, आप कॉलेज भी चला रहे हो, जी। आप जो है एनजीओ भी रन कर रहे हो, और उसके अलावा भी आप और भी कुछ काम कर रहे हो जो हमें ऑफ कैमरा पता चला है, हाँ, जो हाँ। हम अभी रिवील नहीं करेंगे हमारे हाँ, ऑडियंस के जी, लिए। जी। आप लोग खुद ही बता देना देव भाई का वीडियो देख के कि और क्या-क्या बिज़नेस करते हैं। या क्या अपने करना लिए चाहिए? अपने लिए क्या कब समय निकालते हैं? सर, जनता ही हमारा परिवार है। अब चाहे हम अपने माँ-बाप को देख लें, चाहे दूसरे के माँ-बाप को देख लें, वो भी परिवार है, ये भी परिवार है। हम भी फ्री होके अपने परिवार में अपने मम्मी-पापा के साथ बैठ के खाना खाते हैं, अपना दुख-सुख बाँटते हैं। अपने घर में तो अपने माँ-बाप के साथ कर लिए, दुख-सुख बाँट लिए, खाना खा लिए, प्रेम से जो भी चीज़ें हैं, बात हो गई। नहीं है, कहीं बाहर हैं, कोई मिल गया, उनके साथ खा लिए, वही प्रेम, वही प्यार हमें मिलता है। दुनिया हमारा ही माता-पिता है, वही समय है हमारा, जो उनके साथ व्यतीत हो गया, जहाँ हम 2 पल मुस्कुरा लिए, वही अपना है, बाकी तो जीवन में संघर्ष तो चल ही रहा है, कष्ट आ रहा है, कष्ट जा रहा है। इसमें क्या। क्या बात है! आपके लिए सेवा का असली मतलब क्या है? सेवा जो एक शब्द है, जी, जिसके लिए आप पूरा अपना, अभी तक आपने अपना समय लगाया है, 18 साल की उम्र में आपने काम शुरू किया था, अभी आप
मेरे हिसाब से 25 या हाँ 26 साल 25 के 25 साल 25 के हैं, तो हमने 7 साल में आपको क्या समझ में आया कि एक्चुअल में सेवा का मतलब क्या है? सेवा का अर्थ यही होता है सर कि बहुत लोगों को हम देखते हैं कि जैसे सेवा कर रहे हैं, तो सपोज कि किसी चौराहे पे वो गन्ने का रस बांट रहे हैं, सपोज मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बांटेंगे 10 गिलास, उसका इतना एडवर्टाइज करा देंगे, उसमें इतनी फंडिंग ले लेंगे कि उनके पैसे से सेवा हो गई और नाम हो गया इनका। हम वही काम नहीं करते हैं। सेवा का मतलब होता है समर्पण, और समर्पण का अर्थ होता है कि जहां आप अपना कोई भी फायदा नुकसान ना देखें। आपके दरवाजे कोई आया है, आपके घर में एक ही रोटी बनी है और वो आपसे मांगा, तो आप सेवा अगर करते हैं तो आपको वो एक रोटी उठा के उन्हें दे देनी है, क्योंकि प्रभु की कृपा है कि आपकी छत पे, आपके सर के ऊपर छत है और घर में आटा पड़ा हुआ है, आप दूसरी रोटी बना लोगे। लेकिन उनकी किस्मत खराब है कि ना उनके पास छत है ना उनके पास भोजन है। तो सेवा का अर्थ होता है समर्पण, और जो अपना हिस्सा भी किसी को दे दे वो होता है सेवा। दूसरे से लेके हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हमारे जौनपुर में बहुत लोग हैं अभी, प्याज लेंगे उनसे, आलू लेंगे उनसे, जाके किसी एनजीओ में दान कर देंगे, वीडियो अपना लगा देंगे। ये कोई सेवा नहीं हुई, ये तो आप अपना पीआर चला रहे हो। सही बात तो है। खुद को प्रमोट कर, सेवा को प्रमोट करो, खुद को प्रमोट मत करो। सेवा करते रहोगे, लोगों का आशीर्वाद इतना है कि हो सकता है आप प्रधानमंत्री बन जाओ। सही बात है। हमारे जो मोदी जी हैं, हाँ, सेवा ही कर रहे थे ना। क्या कर रहे थे? चाय, सब कहते हैं कि वो चाय बेच रहे थे। आज एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन रहा है। आप तो चाय तो नहीं बेच रहे हो ना, आप तो प्याज और ये सब बाँट रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो। सेवा करिए, विश्वनाथ की कृपा रही तो आप आगे जाएँगे। लेकिन लोग उनसे ये ले लिए, उनसे ये ले लिए। वही है कि वहाँ का कुछ पार्ट, यहाँ का कुछ पार्ट असेंबल कर दिए, मोहर मार दी अपना। हम दिखा-दिखा हम सेवा कर रहे हैं। हमारा आप पता कर लीजिए पूरे जौनपुर में ₹1 अगर हम किसी से, मैं देवव्रत पांडे, पिताजी का नाम अशोक पांडे, अगर किसी से ₹1 लिया हूँ सेवा के नाम पे, तमाचा मारे आके हमारे मुँह पे कि अरे तुम तो ऐसा किए हो। मैं तो कहता हूँ पूरा मुझे रिवील कर दे, मैं ₹1 किसी से सेवा के नाम पे लिया हूँ, या किसी से ₹1 मैं गलत लिया हूँ कभी भी। कोई कह दे। कांवरिया आता है, संग जो कांवरिया हाँ, बोलबम लोग काँवड़ जाते हैं चढ़ते बाबा हैं। जी को जल चढ़ाने। पूरे सावन भर हमारी पूरी टीम, मेडिकल टीम जो है 3-4 गाड़ी लेके लगी रहती है, जो चल रहे हैं उनको पानी है, खाना है, मेडिसिन्स है, पैदल चल रहे हैं, छाले निकल आए हैं, ₹1 किसी से नहीं लेता मैं। बड़े-बड़े संस्थाओं को देखा हूँ, काम करेंगे, एक ठो पोस्टर लगा देंगे, फलनवा मॉल, फलनवा एजेंसी, स्पॉन्सर वो कर रही है, मेहनत ये कर रहे हैं। वो कोई सेवा थोड़ी हुआ, वो तो अपना प्रचार कर रहे हो। हमारा सिंपल साधारण सरस्वती पैरामेडिकल का एक होर्डिंग बैनर लगता है गाड़ी पे, क्योंकि पता तो होना चाहिए कि हमको सेवा मिल कहाँ से रही है। सही बात। लेकिन मैं ₹1 किसी से नहीं लेता, और मेरी पूरी टीम लगी रहती है। बस मैं फ़ोन कर दूँ कि अभी मुंबई चलना है, तो वो अपने माँ-बाप, जैसे किसी-किसी के मम्मी-पापा भी डाँटते हैं कि क्या दिन भर उसके साथ घूमते रहते हो, क्या मिल रहा है उनको? लेकिन इतना प्यार करते हैं लोग हमें कि उनकी अपने मम्मी-पापा की नहीं सुनेंगे, नहीं भैया के साथ जाना है तो जाना। तो जितने मैंने अभी तक अच्छे काम करने वाले लोग देखे हैं, जी, ऐसा एक भी इंसान नहीं मिला जिसके दुश्मन ना हो, हाँ, जिसकी बुराई ना होती हो, जी, जिसका समाज में तिरस्कार ना होता हो। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं को ही लोग सॉफ्ट टारगेट करते हैं। बिल्कुल। तो आपके अपने लोकल एरिया में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि लोगों ने आपको पॉइंट आउट किया हो कि ये तो सारा ही काम गलत करता है? सर, गलत तो नहीं कहेंगे कि किसी ने इंडिकेट किया कि सारे काम गलत करता है, और नाम होगा तो बदनाम होगा। हमारे जौनपुर में बोले नाम होगा तो बदनाम होगा। नाम है तो बदनामी भी झेलनी पड़ेगी। कुछ हैं जिनको मैं पर्टिकुलर इंडिकेट करूँगा, नाम लेकिन नहीं लूँगा। 2, 4, 5 लोग गाँव के भी हैं या शहर के भी, जो हमसे लेवल में बड़े हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, हमसे फील्ड में भी बड़े हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मैं उनको भी इंडिकेट करूँगा कि जलने वाले बहुत हैं। मैं हाँ, काम करूँगा, ये नहीं बोलेंगे कि ये काम गलत, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता जिसमें कोई कमी निकाल सके। अब हम प्राइमरी स्कूल में कॉपी बाँटे तो कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन कहेंगे ये दिखावा कर रहा है। ये दिखावा कर रहा है और कुछ नहीं है। हम लोग बाँटेंगे तो हम जो है ऐसा करके बाँटेंगे। काम उनको भी वही करना है। वही कहा है कि हमारे भोजपुरी के एक बड़े गायक हैं पवन सिंह जी। हाँ जी। वो बोलते हैं ना कि ये लकीर जो मैंने खींच दिया उसी पे सब रेंग रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं तो वही हाल है कि जो लकीर मैं खींच देता हूँ, करते लोग वही हैं, थोड़ा तरीका बदल जाता है। जैसे मैं कॉपी बाँटा, तो बहुत लोग सोचे कि कॉपी बाँटे। अब जैसे हम उसपे निर्मल सरस्वती पैरामेडिकल की निःशुल्क सेवा लिखवा दिए थे। अपने जो वो कवर अप होता है नोटबुक का, स्टिकर लगवा दिए थे। तो कुछ लोग तो कहे कि बाँटेंगे, लेकिन हम लोग कवर ही अपने संस्था का बना देंगे। हुँ, लेकिन आज तक बँटा नहीं, क्योंकि अंदर से होना चाहिए ना। हम तो वो सही हैं, हमको कोई हमारे दरवाजे पे आ जाएगा, हम ज़मीन बेच के उसको पैसे दे देंगे। भाई तू खुश रह, महाकाल की कृपा रहेगी, हम तो फिर बना लेंगे। सही बात है।
दान करो तब तो आएगा। हम 1 करोड़ रख के तिजोरी में रोज अगरबत्ती दिखाएं, हम मार्केट जा रहे पानी पूरी खाने का मन हो रहा है, अरे यार 1 करोड़ में से 10 रुपए खर्च हो जाएंगे, किस काम के 1 करोड़? किस काम के 1 करोड़ सर आप बताओ? 1 करोड़ हम किसी को दे देंगे, फिर हमें चिंता हो जाएगी, यार 1 करोड़ कम हो गया, कहीं से लेके आओ। फिर हो सकता है 1 करोड़ से हम 2 करोड़ कमा लें। 1 करोड़ का मैंने सेवा कर दिया, फिर 2 करोड़ हमारे स्टॉक में आ गए, बैंक में, लॉकर में आ गए। फिर हो सकता है कोई आ गया 2 करोड़ दान कर दिया, फिर अरे यार पैसे नहीं है, फिर मेहनत करेंगे 4 करोड़ लाएँगे। खर्च करो, समाज में खर्च करेंगे, जब आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल। बढ़ेगी नहीं, आप खुद कमाने लगेंगे क्योंकि इसको मेंटेन करना है। हो सकता है अब अभी पहले 400 रुपए वाली जीन्स पहनते थे, आज 4000 वाली पहन रहे हैं। पहले 400 वाले में कम्फर्ट समझ में आता था, 4000 वाले में भी सुख में भी कभी-कभी नहीं आता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब 400 वाला पहनते थे तो 400 रुपए के लिए कमाते थे, अब 4000 वाला पहने तो 4000 के लिए कमा रहे हैं। खर्चा किया है तो खर्चा मेंटेन भी तो करना है। बिल्कुल। खर्च ही नहीं करेंगे तो मेंटेन क्या करना है? हम पैसे कमाए, खाए ही ना। योगी आदित्यनाथ जी फ्री का राशन तो बँटवा ही रहे हैं, दाल-चावल, सब्जी-रोटी, तेल, साबुन और जो महिलाएँ प्रेग्नेंसी जिनको हाँ। कंसीव है उनके लिए भी जो न्यूट्रिशन, पोषण सारी चीज़ तो फ्री में दे रहे हैं। 5 करोड़ कमा के बैंक में रख दो, उसका ब्याज भी बढ़ता रहेगा, खाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी हैं ही। हैं, देंगे ना, बाबा जी तो दे ही रहे हैं, बाबा जी तो अच्छे समाज सेवक हैं। कहीं न कहीं वो योगी हैं। उनको तो दुनिया से कोई प्रेम मोहब्बत ही नहीं है। उनका क्या है? उनके आगे पीछे कौन है? उनकी बहन तो बर्तन माँजती है, चाय बेचती है कहीं उत्तराखंड में, कहाँ? चाय बेचती हैं। उनके भाई जी क्या करते हैं? महाराज जी मुख्यमंत्री हैं। वो भी अगर होते तो सीधा कहते, अरे हमारा भाई मुख्यमंत्री है। यहाँ किसी के घर में प्रधान हो जाए, 7 पुश्त जो है गाड़ी के पीछे ग्राम प्रधान लिखा रहता है। उसके बाद पूर्व प्रधान, 3 फॉर्च्यूनर से चलते हैं ग्राम प्रधान। हाँ। बाबा जी को हमारे देखिए, हम तो चाहते हैं ऐसे मुख्यमंत्री हर प्रदेश में होने चाहिए। नहीं, वो मुझे जो ऐसा लगता है मोदी जी हो गए या योगी जी हो गए, इन्होंने ना जनता का दुख देखा है ऑन वही ग्राउंड उनका लेवल। परिवार है सर, हुँ। उनके पास और है ही कौन? उनके पास खोने के लिए और क्या है? तब तो वो उस पद पर है। हम कह रहे हैं उनके पास खोने के लिए क्या है? घर नहीं है, मंदिर है ना उनका घर। खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी चाहिए, सरकार की गाड़ी मिली है, समाज सेवा कर रहे हैं। कल को वो चले जाएँगे, एक दिन सबको जाना है, जो इस धरती पे जन्म लिया उसको जाना, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे इस धरती का कोई भी हो। सही कितना बात। भी पॉलिटिक्स पावर वाला हो, चाहे कितना भी पैसा वाला हो, जाना हुँ। तय है। चले जाएँगे, उनके आगे पीछे कौन है? वो किसके लिए बनाएँगे? मोह नहीं है उनको। मोह ही नहीं है, हम कह रहे हैं वो बनाएँगे भी तो किसके लिए बनाएँगे? हम कह रहे हैं मोह है ही उनको। अपने लिए उनको जीन्स शर्ट पहनना नहीं है, भगवा कलर में रहना है उनको। गाड़ी की सीट कवर भी तो नहीं चाहिए उनको, ऑरेंज कलर की टॉवेल डाल के चलते हैं बाबा जी हमारे। हुँ। मोह होता तो कहते नहीं इस पे फलाना कंपनी वाला सीट कवर लगना चाहिए। गाड़ी तक नहीं बदली, जो पुराने मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, जो उन्होंने गाड़ी यूज़ की थी, वही गाड़ी उन्होंने बोला कि यार इतने पैसे तो प्रदेश के व्यवस्था में लगा दीजिए, नई गाड़ी खरीद के क्या करेंगे? गाड़ी तो इतनी महँगी-महँगी ये गाड़ियाँ होती हैं कि खुद ही खराब नहीं होती। आज आप एक बोलेरो ले लीजिए, 15-20 साल तो उसके निकल जाते हैं। वहाँ 8-8 करोड़, 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ शायद से आती हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं जहाँ तक सुना हूँ कि महँगी गाड़ी होती है, लग्ज़री गाड़ी होती है। वो तो 5-5 लाख किलोमीटर हिलती नहीं है। लेकिन मायावती जी आई थी शायद, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, अपना-अपना फैशन होता है, अपना-अपना शौक होता है। तो शायद उन्होंने एक हुआ था कि नए मुख्यमंत्री तो नई गाड़ी, हुँ। तो वही चल रहा था। लेकिन हमारे बाबा जी हैं तो बोले यार नई गाड़ी लेके क्या करेंगे? गाड़ी तो है, थोड़ा साफ वो करवा दो। इतना ही मेरे लिए कुछ करना है तो भगवा कलर का गमछा लाके हमारे वे जिस सीट पे मैं बैठता हूँ को-ड्राइवर वाले पे उसी पे लगा दो बस। भगवा शांति का प्रतीक है, हम उसी पे जिंदा हैं, उसी पे चल रहे हैं, उसी के सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं। क्या बात! और हम तो उन्हीं के भक्त हैं। मैं पहले ये नहीं था कि मैं बीजेपी की बुराई नहीं करता था, मुझे लगता था कि नहीं बीजेपी गलत है। हुँ। शायद पहले के पोस्ट देखेंगे तो मैं बीजेपी की बुराई करता था, लेकिन जब मैं चीज़ों को समझा, जब मेरी मानसिक विकास हुआ, हाँ। मानसिक विकास जब हुआ तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार महाराज जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं। बीजेपी सही काम कर रही सही है। काम कर रही है, बिल्कुल कर रही है। बिल्कुल। हर फील्ड में कर रही है, किसी भी सेक्टर को उठा लीजिए हाँ। लेकिन जो योजनाएँ निकाल रही हैं, जो योजनाएँ वो दे रहे हैं, वो जनता तक पहुँचने में अगर 100% आनी चाहिए तो उसमें से 60% या 40% ही आ पा रहा है, इस पे काम करना है। ये आपका एकदम जेन्युइन फीडबैक है हाँ, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि देव भाई का ये फीडबैक हर कोई टैग करे और अपने स्टेटस पे लगाए और आगे तक पहुँचाए। क्योंकि देखो एनसीआर की लाइफ क्या है, जहाँ हम लोग ये रिकॉर्ड शूट कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत फास्ट है हुँ, मैटर। यहाँ लोगों को सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ना हाँ, मुख्यमंत्री की कोई सेवा या सुविधा की उनको जरूरत है। उनको ऐसा जी। लगता है कि भाई हमारी सड़क चौड़ी बना दो ताकि ऑफिस जल्दी पहुंच जाए, बस, 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 जी, मेट्रो चलवा दो ताकि हमारा किराया कम लगे। जी।
बाकी तुम तेल महंगा करो, सब्जी महंगा करो, किराया महंगा कर दो, फ्री में दो चाहे मत दो, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो अपना जी, जीवन काट यापन रहे कर हैं। रहे हैं जी। देखो यहाँ क्या है, जो पूरा पैसा आता है वो बाहर से आता है, क्योंकि लोग मल्टी एमएनसीज में काम कर हाँ, रहे हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअल में मुझे जो लगता है, जो जरूरत है, वो जरूरत है नीचे, जैसे जो लोकल एरिया है, जो जैसे यूपी ईस्ट हो गया, यूपी वेस्ट के जो गांव है, जहाँ लोगों को एमएनसीज नहीं जा पा रही हैं, उनके बच्चे यहाँ तक नहीं आ पा रहे, पढ़ने नहीं आ पा रहे, सिंगल पेरेंट बच्चे हैं, तो उनको इन सुविधाओं की जरूरत है और उनको 100% मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो हम सर इसीलिए जो विद्यालय हमने बताया कि हम सिटी में डाल देते अगर हमको व्यापार करना था। हम्म, लेकिन हम जो है गाँव में डाले कि हमारे जो गाँव के लोग हैं उनको सुविधाएँ मिले। हम्म, और सरकार हमारी बहुत अच्छी है या किसी की भी सरकार थी, मैं किसी भी सरकार की बुराई नहीं करूँगा। यूपी 100 ही देख लीजिए, अखिलेश यादव जी ने इतना मेहनत किया है, 108 एम्बुलेंस, किसी की सरकार खराब नहीं थी, मैं किसी को खराब नहीं कहूँगा। अपने-अपने जगह पे सब सही हैं। हम्म, लेकिन जो योजनाएँ चाहे हमारे पूर्व में जो सरकार थी, जिनकी गवर्नमेंट थी या हमारे जो प्रेज़ेंट में जो गवर्नमेंट है, समस्या बस यही है कि जो योजना निकल रही है वो पूरी तरीके से जनता के पास नहीं पहुँच रही है या जो पहुँची भी है तो उसमें जो धांधली है, अगर उसकी शिकायत भी की जा रही है तो जो उसमें कुछ आला अधिकारी हैं, जिनकी मिली-भगत से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैं आसमान पट्टी गाँव का ही ले लूँगा, पंचायत विभाग को ही ले लेते हैं। पंचायत भवन जो बना है हमारे विद्यालय के ठीक सामने ही बना है। तो वहाँ की पंचायत सहायिका जो हैं, पारिवारिक संबंध है उनके परिवार से हमारा बहुत पहले से ही। तो आना-जाना लगा रहता है, तो वहाँ पे देखा कंप्यूटर-वम्प्यूटर नहीं है। हम्म, जबकि गवर्नमेंट के यहाँ से फंड हुआ कि कंप्यूटर यहाँ होना चाहिए। तो हमें जी, पता चला कि वो कंप्यूटर ग्राम प्रधान जी की अपने घर पे रखे हैं। हम्म, उसके बाद फिर कुछ तू-तू मैं-मैं हुआ, जो पंचायत सहायिका थी वो प्रधान जी थे। हम्म, तो इन्होंने कंप्लेंट डाला गया तो डीपीआरओ साहब जो होते हैं वो एडीओ को बोले कि इस पे जाँच की जाए। जाँच की जाए तो दूसरे दिन जो है जो कंप्यूटर ला रहे थे उसकी पूरी रिकॉर्डिंग रखी, जो पंचायत सहायिका जी हैं रखी कि कंप्यूटर तो आ जा रहा है। हम्म, लेकिन जो एडीओ पंचायत साहब थे, हम्म, वो सीधा जो है रिपोर्ट लगा दिए कि पंचायत भवन हर चीज़ से सुसज्जित है। क्या करेंगे? करप्शन ही बोलेंगे ना। आप आए ही नहीं, आप कैसे रिपोर्ट लगा दिए? सही बात है। और अभी तक आज के डेट तक, आज 14 अप्रैल 2025 तक कंप्यूटर वहाँ रखा तो गया, चला ही ना नहीं। चलाया क्या, जो उसका सीपीयू बोलते हैं ना जिसमें सारी चीज़ को प्लग करते हैं। हम्म, सीपीयू बोला गया कि जल गया है, आज 3 महीने के समथिंग हो गया, सीपीयू बन के नहीं आया। लेकिन एक नियम होता है कि जो ग्राम पंचायत को जो सीपीयू बाँटे जाते हैं, जो उसमें सैलरी वगैरह लगती है, जो शौचालय के लिए या जो भी चीज़ों के लिए, वो उसी सीपीयू से उनका डोंगल होता है। हम्म, एक तरफ बोला जाता है कि सीपीयू खराब है, दूसरी तरफ उसी सीपीयू से सबका पेमेंट भी हो रहा है। और ऐसा कौन-सा सीपीयू है कि 3 महीने में नहीं बन पाया, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे। 3 महीने में तो यहाँ एरोप्लेन और कहा नासा को और इसरो स्पेस को क्राफ्ट सब बन जाता है। स्पेस क्राफ्ट बना दे रहे हैं, सीपीयू कौन-सा नहीं बन रहा है। तो आज 3 महीने हो गया लेकिन वो सीपीयू अभी तक वहाँ पे रखा नहीं गया। बाकी उसके प्रिंटर, मॉनिटर जो भी होते हैं वो रखा गया। तो कहीं न कहीं जो मैं आपको बताया, कि सरकार योजनाएँ तो दे रही है, लेकिन लोगों के पास पहुँच नहीं पा रही हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि और ये जो हमें आज प्लेटफ़ॉर्म मिला है, आप ध्रुव जी, आपके ज़रिए मैं बहुत-बहुत फिर से धन्यवाद आपको देता हूँ कि जो बहुत-बहुत शुक्रिया सर। प्लेटफ़ॉर्म हमें आपने दिया है, अपनी चीज़ों को, अपनी जानकारियों को, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचाने के। ज्ञान तो नहीं बोलेंगे, जो हमने एनालाइज़ किया है इसी समाज से, इसी ने हमें बड़ा किया है, इसी से जो मैं जान पाया वो बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हम अपने अंदर थी, मैंने आप लोगों को बताया, पूरी आपके ऑडियंस को बताया। तो मैं चाहता हूँ कि हर गाँव में एक देव हो जो इस चीज़ों पे ध्यान दे। बिल्कुल। कि क्या हो रहा है गाँव में। आपका गाँव आपकी ज़िम्मेदारी है, आप पढ़े-लिखे नागरिक हैं। हम्म, सरकार से आप नहीं चलते हैं, आपसे सरकार चलती है। बिल्कुल। वो कंप्यूटर भी खरीदा गया है तो ग्राम प्रधान अपने पैसे से नहीं खरीदे हैं, ना मुख्यमंत्री जी अपने पैसे से खरीदे, उनके पास तो है ही नहीं, वो देंगे क्या? हमारे तो मुख्यमंत्री जी जान ही रहे हैं, निराला आदमी है एकदम। वो हमारे या आपके कहीं टैक्स के पैसे से या किसी भी पैसे से वो सुविधाएँ हमारे पास आई हैं, तो वो पूरी जनता के लिए होना चाहिए। वो आप पर्सनल कैसे यूज़ कर रहे हैं? पर्सनल कोई कंप्लेन कर रहा है तो उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये गलत है, तो शायद मुझे जो पद मिला है, मैं तो वही हूँ, मैं झुकूँगा नहीं कुछ भी हो जाए। समाज सेवक हूँ, जो गलत है वो गलत है। हमारे पिताजी भी हैं, आप उनके कितने भी खास मित्र हों, ग्राम पंचायत होती है गाँव में, आज भी पंचायतें चलती हैं कभी-कभी। नॉर्मली अगर कोई मैटर थाना पुलिस वाला नहीं है, 4 लोग अगर पंचायत में गए हैं, हमारे पिताजी गए हैं, आप उनके कितने भी खास हैं, आप ही उनको बुला रहे हैं। अगर आप गलत हैं, तो पूरे समाज में आपको बोलेंगे कि आप गलत हैं। ये नहीं कि आपसे हमारा दोस्ती यारी है, नहीं, नहीं। पंचायत के बाद फिर आपके साथ बैठ के चाय पिएँगे, आप ही के साथ बाइक पे जाएँगे, लेकिन उस समाज में आपको बोलेंगे कि नहीं ध्रुव जी आप गलत हैं, आप यहाँ पे गलत हैं, आप इन चीज़ों को सुधारिए। तो
उन्हीं का खून है, उन्हीं का नेचर है, जो गलत है वो गलत है और मैं झूठ क्या बोल रहा हूँ, मैं डर भी नहीं किसी चीज़ का। आप अभी जाँच करा लीजिए, मैं तो चाहता हूँ ये बात डीएम साहब के यहाँ जाए और डीएम साहब के यहाँ जा चुकी है ये बात। अच्छा। डीएम साहब के यहाँ जा चुकी है, डीपीआरओ साहब के यहाँ जा चुकी है, जो हमारे अधिकारी होते हैं इस विभाग के, पंचायत विभाग के। डीएम साहब तो हमारे जिले के आला कमान हैं, हुँ। आला अधिकारी हैं, उनके नीचे सब हैं। और हमारे डीएम साहब बड़े अच्छे हैं, बड़े तेज हैं। हमारे डीएम साहब जिस दिन हमारे जिले में आए थे, जितने भी वरासत वगैरह रुके थे, सोचिए कि एक डीएम साहब मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक मतलब बहुत बड़ा पद होता है आईएएस होके, वो एक दादाजी सिकरारा हमारे गाँव के बगल पड़ता है, उनके घर पहुँच गए हैं कि आप कचहरी काहे नहीं आए, आपका वरासत रुका था। दादाजी थक गए थे लेकिन डीएम साहब को याद था कि दादाजी का काम रुका है, उनको आज 2-3 दिन हुआ होगा। तो ऐसे अधिकारियों की हमें ज़रूरत है, बिल्कुल। जो काम करें। हाँ, मैं नहीं कहता बहुत सही हो सकता है कि किसी को वो बुरे लगे हों, लेकिन इस फ़ील्ड में मैं तो उनको मानता हूँ कि अधिकारी हों तो वैसे हों और मैं यही चाहूँगा कि जो भी अगर ये रील या मेरा जो भी ये वीडियो किसी के पास जाए तो हर गाँव में जो वहाँ के ज़िम्मेदार बच्चे हों, ज़िम्मेदार लड़के हों या ज़िम्मेदार बुजुर्ग हों, इन चीज़ों पे ध्यान दें कि उनके गाँव में क्या हो रहा है, गाँव आपका है। कल के आपके नात रिश्तेदार आएँगे, आपके गाँव में रोड सही नहीं रही, "अरे यार! मारा जौनो कौन गाँव बा?" हमारे शब्द में जो अवधी बोली जाती है, यही शब्द होता है कि "अरे हुँ, मारा भैया कौन गाँव बा कि दुआरे रोड सही ना बा, गाड़ी हमार वहाँ गिर गए।" हुँ। आप ज़िम्मेदार होते तो शायद वहाँ रोड बनी होती। सही बात, अब सही बात। आवाज़ तो उठाइए, आपसे बढ़ के कोई है? मुख्यमंत्री जी भी बने हैं तो जनता की पावर से, प्रधानमंत्री जी भी बने तो जनता की पावर से, ग्राम प्रधान भी बना है तो जनता की पावर से। हुँ, वोट वोट की तरह दीजिए, पैसे शराब पे बिक के वोट मत दीजिए। शराब पैसे लेके वोट देंगे, दूसरे दिन काम माँगने अपना काम कराने बोले, "अरे भैया एक ठो वोट लेवे के रहा, तो हमसे शराब ली, हमसे पैसा लिया, हमसे राती की मुर्गा लिया।" तो आप तो खरीदे-खरीदा हो गया ना, फिर तो व्यापार हो गया, आपका अधिकार कहाँ रहा? सही बात। अधिकार से वोट दीजिए, कैसे नहीं सुनेगा? चौंक के बोलिए, प्रधान है, प्रधानमंत्री थोड़ी हैं वो, या प्रधानमंत्री हैं, गलत चीज़ थोड़ी करेंगे। हम कह रहे हैं, हम कोई आवाज़ उठाएँ, प्रधान जी हमारा राशन कार्ड कटवा दें। ब्रह्मा जी थोड़ी हो गए हैं आप भी तो इंसान हैं, 5 साल बाद तो फिर आप प्रधान नहीं होंगे ना, फिर तो बिल्कुल। आप हमारे जैसे आम नागरिक होंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके पूर्व बाद आप क्या करेंगे? पूर्व प्रधान लिख के अरे गाड़ी पूर्व घुमाएँगे। प्रधान का कौन-सा पद होता है? प्रधान पति का कोई पद नहीं होता। हमारी सरकार जो महिलाओं को आगे महिला सशक्तिकरण हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट की मैं बात कर दूँ, कि महिला सशक्तिकरण में ये यही तो आता है कि महिलाओं को भी राजनीति करने का मौका मिले, हाँ, महिलाओं को भी चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन आज का नियम ये हो गया है हमारे उत्तर प्रदेश जैसे एरिये में, ईस्ट में कि फीमेल सीट आई, महिला जनरल बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, महिला पद की सीट आई तो महिला चुनाव लड़ेंगी, लेकिन महिलाएँ किसी काम की वो है नहीं, उनसे किसी मतलब ही नहीं है। अभी हमने एक वेब सीरीज़ भी देखी है इसके ऊपर, पंचायत पंचायत पंचायत। वेब सीरीज़ हाँ। तो सेम वही है कि जो प्रधान है उससे मतलब ही नहीं कि गाँव में क्या हो रहा है, उसको तो पता ही नहीं एबीसीडी गाँव में क्या है। वो प्रधान पति एक अलग ही पद बना के रखे हैं। प्रधान पति एक अलग ही पद बना के रखे हैं जो कि सरकार इस पे रोक लगाती है कि हम तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम तो प्रधानमंत्री तुम बनने वो आओ। अलग ही प्रधान पति ये कौन-सा पद है? हमारे यहाँ कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करता वो। आपके जौनपुर में प्रधानपति हैं वैसे आपकी जानकारी में? हमारे गाँव में है प्रधान जो हमारी ग्राम प्रधान है, हुँ, वो उनका तो हम कोई काम ही नहीं देखते हैं। कभी-कभार 15 अगस्त पे जो है सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है कि झंडा फहराने आ जाती है, उसके बाद हमें बता दे कहाँ नाप हुई, कहाँ नाली बना। हमारे गाँव में कौन-सा काम हुआ है वही बता दे, कितना पैसा पास हुआ है यही बता दे, मनरेगा में कितने लोग हैं वो बता दें। ग्राम शौचालय जो सामुदायिक बना है कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है ये बता दें वो। या जो उसमें काम करने वाले लोग हैं जो उनमें रखे गए हैं साफ-सफाई के लिए वो बता दें, नहीं बता पाएँगे। उनको पता ही नहीं है, उनको तो सब्ज़ी, चावल, रोटी से मतलब है। हुँ, 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 उनका हुँ। पावर तो उनके पति परमेश्वर जी लेके घूम रहे हैं। हर गाँव की यही कहानी है सर। देव भाई आप जितना स्ट्रेट बात करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही आपको लोग सॉफ्ट टारगेट करने वाले हैं कि भाई आपने इस वीडियो में क्या-क्या बोल दिया, क्यों हम लोगों की बेइज़्ती करवा रहे लोगों का प्यार है ये। मैं किसी की बेइज़्ज़ती नहीं कर रहा हूँ, आप अपने कर्म अच्छे किए होते तो जैसे मैं आज मुख्यमंत्री जी की बड़ाई करता हूँ, अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की मैं बड़ाई किया, ना? उनकी बड़ाई किया, वो भी तो अच्छा काम किए, मैं उनको भी बुरा नहीं करा। आप वर्तमान में हैं, आप भी कुछ ऐसा काम करिए कि अगले पॉडकास्ट में मैं आपकी तारीफ़ ही तारीफ़ करूँ कि हमारे हैं। प्रधान जी बहुत अच्छे किए, बगल वाले गाँव के अच्छे आज मैं माधवपट्टी की तारीफ़ कर रहा हूँ, वहाँ के लोग ऐसे हैं। आसमान पट्टी के बच्चों की भी मैं तारीफ़ कर रहा हूँ कि यहाँ के जो क्रिमिनल टाइप के थे वो चले जा चुके हैं, अब लोग पढ़ने-लिखने में, व्यापार करने में आगे जा रहे हैं। तो काम ऐसा करिए, हम काहे बुराई करेंगे? हमारा आपसे डाँड़ा-मेढ़ी अटका है कि आप मेरा 1 बीघा हड़प लिए हैं, हमारा घर नहीं दे रहे हैं। हमसे क्या हम तो राशन आज तक नहीं लेते हैं कभी। हमसे कोई कह दे कि हम राशन की दुकान पे जाके राशन लियो, कभी नहीं।
एक नियम होता है वो कि राशन कार्ड में जिंदा होने चाहिए, वो मैं अंगूठा लगा देता हूँ। हमारा राशन किसी और को चला जाए, बेचारा किसी गरीब का भला हो जाए। महाकाल की कृपा है बाबा विश्वनाथ की कि खाने जीने भर का खेत है हमारे पास। साल भर का 20 कुंटल गेहूं, 20 कुंटल सरसों हो जाता है और थोड़ी बहुत कमाई भी है ईश्वर की कृपा से कि सब्जी दाल हम खरीद लेते हैं। क्या चाहिए और हमारा राशन किसी और को चला जाए, किसी गरीब का पेट भर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी गांव हैं जी जहाँ इस तरीके की चीजें चल रही हैं, आप उस पे आवाज उठाइए। आप यूथ हैं यार, आप भविष्य हैं हमारे देश का। सही पापा दादा तो 30 साल 20 साल किसी के 10 साल में चले जाने हैं, फिर परिवार आपको संभालना है। सही बात। फिर आप फ्यूचर हैं, आपको समझना चाहिए ये चीज। आपको आपका अधिकार पता होना चाहिए। सब पढ़े लिखे हैं। तो देव भाई, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा। आपने जौनपुर के बारे में बताया, अपने आसमान पट्टी के बारे में बताया, और जौनपुर में जो एक्चुअल में प्रॉब्लम चल रही है आपकी हाँ, ग्राम पंचायत में, अपने कॉलेज के बारे में बताया, फाउंडेशन के बारे में बताया। कभी और बैठेंगे, चर्चा करेंगे तो पूरे जौनपुर के आसपास के एरिया को भी कवर करेंगे, बिल्कुल मिर्जापुर बिल्कुल को भी पूरे कवर प्रदेश को करेंगे, कवर किया पूरे जाएगा। प्रदेश को कवर करेंगे, जी, और बेसिक जो समस्याएं लोगों की उनको भी समझेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लास्ट में बस अपने हमारे ऑडियंस से आप कुछ शब्द कहना चाहो उनको मोटिवेट करने के लिए, आप प्लीज, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा बोल रहे हो जी, और मुझे लग नहीं रहा है कि मैं ये पॉडकास्ट खत्म करूं, लेकिन ऑब्वियस है कि हम एक वीडियो की लिमिट है। अगर हम बहुत लंबा कर देंगे तो लोग कहेंगे हाँ कि ये हाँ, 3 घंटे के भैया कौन सुनेगा, किसी पे इतना टाइम भी नहीं है। जी तो जी जी आखिरी में हमारे ऑडियंस को कुछ शब्द आप देना चाहें। जी, जी, बिल्कुल। मैं आप सभी देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम फिर से मैं बता दूँ, मेरा नाम डॉक्टर देवव्रत पांडे है और मैं जौनपुर आसमान पट्टी रामदयालगंज का निवासी हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी हम और ध्रुव जी जो भी चर्चा किए हैं, जो भी टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आंसर हुए हैं, इसमें मैं बार-बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि जागरूक होने की ज़रूरत है। तो आप लोग जागरूक होइए और जो गाँव के बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो गाँव में क्या समस्याएँ चल रही हैं, उस समस्या को अपने जिलाधिकारी महोदय को या जो अधिकारी आपको समझ में आए, डीपीआरओ महोदय को, एडीओ पंचायत को, आप उनको अवगत कराएँ कि साहब हमारे सर जी हमारे गाँव में यह समस्या है, कृपा करके आप इस पे जो है कार्रवाई करें। या कोई करप्शन हो रहा है, ग्राम प्रधान सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देश तभी सुधरेगा। वही कहावत है कि सर पहले अपना घर सुधारेंगे तभी बाहर वाले का घर सुधारेंगे। तो जो गाँव है वो आपका घर है। आप अपने घर को सुधारेंगे तब आप प्रदेश को सुधारने की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप लोग जो है इस पे विशेष गहन सोच करिए, सोचिए, समझिए कि आपको क्या करना है और जो भी समस्या है उसको लेके आप अपने अधिकारियों को अवगत कराइए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम, हर हर महादेव। आप सभी लोगों ने डॉक्टर देव को सुना। हो सकता है कि आपको कुछ बातें अच्छी लगी हों, कुछ बातें खराब लगी हों। मेरा सभी से एक एक ही अनुरोध रहता है हमेशा कि जो भी आपको समझ में आया है या जो भी आपकी फीडबैक्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आप कंप्लीट वीडियो देख लो और आपने हमें कुछ कमेंट सेक्शन नहीं दिए, कोई सुझाव ही नहीं दिए, तो हमारी इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या हुआ? देव बाबू को जौनपुर से यहाँ बुलाने का क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ हमने बैठ के स्टूडियो में ये 2-3 घंटे बैठ के रिकॉर्ड करा, शूट करा और आप तक हमने इतनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, उसका फ़ायदा क्या हुआ? तो सबसे ज़रूरी है तो कमेंट करो, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि और क्या सुधार होने चाहिए, और आप भी, आपके जो भी सुझाव हों जौनपुर को लेके, उत्तर प्रदेश को लेके, या भारत में जो भी राजनीति चल रही है, या जो पैरामेडिकल कॉलेज से सर शिक्षा से संबंधित काम करते हैं, उसमें जो भी आपके सुझाव हों बिल्कुल दें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। हर एक ग्राम पंचायत के साथ, हर एक गाँव में, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या आज का यूथ जो है वो जागरूक हो चुका है। अब नहीं वो पुराने वाला रहा कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपना देखते हैं। वैसा अब बिल्कुल नहीं रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड हम, मतलब मैं पर्सनली सभी को थैंक यू सो मच कहूँगा कि आपने ये वीडियो आखिरी तक देखा। अपना 1 घंटा कीमती समय हमें देने के लिए आपका दिल से बहुत-बहुत आभार। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे-राधे। राधे राधे, जय श्री महाकाल।